कितने पैसे खर्च किए थे पहली बार जब आपने काम शुरू किया? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 2 सैम्पल्स को क्रिएट किया था और सिर्फ ये 10,000 से स्टार्ट हुआ था। सिर्फ 10,000 से? जी। तो एग्जैक्टली बताइएगा कि आपने क्या किया था, इतने पैसों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया, मार्केटिंग कैसे की, किस जगह से कौन सी चीज़ किस तरह की बाई की और कैसे के लोग कहाँ से लिए जिनको बेची, माहाना कितनी सेल्स आप कर लेती हैं, आपके पास जो माहाना सारा रेवेन्यू जमा होता है ये कैसे बांट के किन किन ऑपरेशंस पे खर्च करती हैं। लोगों ने स्टार्ट करना काम तो वो फेसबुक पेज से स्टार्ट करें या अपनी साइट भी बना लें, साइट बनाने का कितना फ़ायदा पहुँचता है इसमें? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि अपने पास पॉडकास्ट पे नए से नए गेस्ट लेके आए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, स्पेशली बिजनेस का। हमारा फोकस बिजनेस पे है, इसलिए ताकि पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो गेस्ट आते हैं आप उनकी बातें सुन के कुछ नए आइडियाज़ लेते हैं, उनसे कुछ समझते हैं मैं क्या करूं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज ऐसे ही हमारे पास एक गेस्ट है, हमारे पास मिसिंग थी, अभी तक कोई खातून नहीं थी लेकिन आज माशाल्लाह खातून है। मैं खुद इनकरेज करता हूँ ऐसी ख़वातीन को जो पाकिस्तान में ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, इससे उनका पर्दा भी कायम रहता है, उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तकलीफ भी कम है और वो मर्दों के शाना बशाना काम करके इस मुल्क की तरक्की में, अपने घर की तरक्की में अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। हमारे साथ हैं आज उशना हमायूं। ये फेसबुक के ऊपर पेज बनाकर वहाँ पे मार्केटिंग करके उससे लीड्स जनरेट करके ख़वातीन के मुतल्लिक़ कई चीज़ें सेल करती हैं, जिनमें कॉस्मेटिक्स है, जिसमें गारमेंट्स हैं और कई ऐसी चीज़ें। तो चलें बात करते हैं इनसे, देखते हैं वो क्या सेल करती हैं, किस तरह सेल करती हैं। मुझे लगता है आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप इसे इंजॉय करेंगे। जी इशना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? इशना, आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ़ लेके आई। तो आप माशाल्लाह मिशरे राह हैं बाकियों के लिए। मेरा ख्याल था आप यहाँ पे आए हैं, हमारी ऑडियंस को बताएं आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और कितने पैसे कमा लेती हैं। तो आज इसी मौजू के गिर्द हम घूमेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे पहले बताइएगा कि आप का जो बिज़नेस है किस नाम से है? FH क्लोजेट के नाम से हमारा बिजनेस है। FH क्लोजेट। इट्स ऑल अबाउट फायजा हमायूं क्लोजेट। ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि आप अपनी देखिए, हर क्लाइंट की एक नीड होती है कि उसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो FH क्लोजेट का बेसिक मकसद ये है कि कम से कम प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए क्लाइंट को एक वो चीज़ प्रोवाइड करना जो वो मार्केट के अंदर कहीं पे भी बासानी उसको नहीं मिल सकती, ठीक है। उसके माइंड में एक चीज़ होती है, उसको डेवलप करना, उसको बनवाना और उसकी नीड को पूरा करते हुए उसको वो चीज़ प्रोवाइड करना। अच्छा, सबसे पहले थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस, वो इसलिए ताकि जो लोग देख रहे हैं उनका ज़हन थोड़ा सा बन जाए कि इसमें क्या कुछ उनको मिलेगा। आपकी जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सी सेल करती हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल होती है? वो कपड़े, गारमेंट्स, ठीक है। माहाना कितनी सेल्स आप कर लेती हैं? इससे अराउंड हमारी 1 to 1 मिलियन के अराउंड हमारी एवरेज सेल। और हाईएस्ट सेल कितनी थी? 3 मिलियन। 3 मिलियन तक। आपको लगता है कि इसको इससे बढ़ाना पॉसिबल है? इससे बढ़ाना पॉसिबल है? बिल्कुल। यानी 5 मिलियन 6 मिलियन तक पर मंथ जाना भी इट्स ऑल पॉसिबल है? अबाउट आपकी अपनी इसके अंदर एक तो इंटरेस्ट कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है और आप मार्केट को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्लाइंट की बेसिक नीड्स क्या हैं। आपकी ज़ाती वेबसाइट है? जी बिल्कुल। उस वेबसाइट पे चीज़ें फॉर सेल लगी हुई हैं? बिल्कुल लगी हुई हैं। ठीक है। वेबसाइट की मार्केटिंग ज़्यादा करती हैं कि पेज की? हमारे पास दोनों मार्केटिंग होती है, वेबसाइट की मार्केटिंग भी होती है और पेज की मार्केटिंग भी होती है। क्लाइंट के लिए या जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो हर एक्सपेक्ट को अपने माइंड में रखें कि ख्वाह वो इस टाइम प्रोसीजर के ऊपर अगर इस तरीके से करते हैं उनके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं और अगर वो इस तरीके से करते हैं तो उनके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि क्या मार्केट की सिचुएशन चल रही है और अभी क्या चीज़ के ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। चलें जी, अब थोड़ी सी आपको शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आपको मिल गए। अब चलते हैं थोड़ी तफसील के साथ सारी जवाब लेते हैं ताकि आप सीख सकें क्या होगा। आपने कब ये काम शुरू किया था? तकरीबन 4 साल इस काम को स्टार्ट और आपकी तालीम कितनी है? मैंने बीबी ऑनर्स किया हुआ है। बीबी ऑनर्स की है। बीबी ऑनर्स ने आपको इसमें मदद दी है? दूसरे लोग जो कम पढ़े लिखे फ़र्ज किया हो या जिन्होंने कोई BA किया हो सिंपल, ये भी कर सकती हैं ख़वातीन? बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका अपना इंटरेस्ट है। ठीक है।
कितने पैसे खर्च किए थे पहली बार जब आपने काम शुरू किया? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 2 सैम्पल्स को क्रिएट किया था और सिर्फ ये 10,000 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मतलब कि इसमें बिल्कुल मैंने ये नहीं कि मैंने 2 लाख लगा दिया, 10 लाख लगा दिया। ये बिल्कुल एक 10,000 से स्टार्ट हुई हुई एक कहानी है जो एक 4 साल बाद एक अच्छे पॉइंट पे आके इस अभी भी एक कंटिन्यू है। 10,000 से आपने स्टार्ट किया था काम और आज ये 30 लाख भी एक माह के अंदर कमा चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है। आपके पास जो गारमेंट्स के अलावा चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें अभी जो हम कंटिन्यू ला रहे हैं मार्केट के अंदर वो हमारी है कॉस्मेटिक्स जो हम ला रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ना मैन्युफैक्चरिंग होती है, लाइक क्लाइंट्स किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, वो जो भी प्रोडक्ट चाहता है ना, चाहे वो कहता है कि मुझे ये सेम आपने रेप्लिकेट करके देनी है, रोलेक्स की ओरिजिनल वॉचेस करके देनी है, या आपने लेदर का मुझे ये प्रोडक्ट बना के देना है, आपने मुझे बैग बना के देना है, आपने मुझे गुच्ची की कॉपी बना के देनी है। हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये सारे मतलब समझ लिया आप कि हमारा बेसिक काम है क्लाइंट की नीड्स के ऊपर। तो हमारे पास हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं कि क्लाइंट्स की नीड को हमने फुलफिल किस तरीके से करना है। अपैरल से लेके कॉस्मेटिक्स से लेके जो लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। मेरे पिछले पॉडकास्ट में मेरे साथ थे डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब थे, जो कि आसम जोफा बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में गारमेंट्स का, इसके मालिक भी हैं, CEO भी हैं इसके। ये कनाडा से पाकिस्तान आए थे और इन्होंने आके अपना ब्रांड लॉन्च किया और ये काम शुरू किया। मैंने इनसे सवाल किया कि क्या कपड़े का काम इतना फ़ायदेमंद है? कहते हैं बहुत ही ज़्यादा। मेरा ख्याल था कि कपड़े का काम शायद थोड़ा प्रॉफिट देता हो, मुझे इसका आइडिया नहीं था प्रॉपर्ली, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक ही काम काफ़ी है। अब ये एक बड़ी ब्रांड के ऑनर की बात है। अब बताइएगा कि आप फिर बाकी चीज़ों पे फोकस क्यों करती हैं? उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि आपने सलाह साल एक चीज़ पे नहीं रिलाय करना होता ना। मतलब ठीक है, एक बंदे का एक इंटरेस्ट होता है कि वो एक ये चीज़ करे, एक चीज़ है उसका मार्केट में ऑलरेडी इतना कंपटीशन अवेलेबल है, तो क्यों ना आप क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट्स की नीड्स के मुताबिक भी काम करें, ताकि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जाके हमारा मकसद ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जहाँ पे कम प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी की हर तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। क्योंकि आपने देखा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे मल्टी मिलियंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए, अगर अवेलेबिलिटी हो भी ना तो उसकी या तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती या फिर उसकी प्राइस मेंटेन नहीं हो पाती। तो हमारे लिए एक तरह से एक्सपीरियंस भी है कि हम बाय टाइम इन चीज़ों को सीख सकें कि क्लाइंट अपने, अगर हम क्लाइंट की मैन्युफैक्चरिंग उसकी नीड के ऊपर करते हैं, उसके प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं, तो आने वाले 5 से 10 साल में हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ हो कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जिसमें हमारे पास कम से कम प्राइस के अंदर अच्छी से अच्छी इनकी क्वालिटी जो है वो अवेलेबल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसमें। मतलब एक समझ लें कि आने वाले टाइम में आपको पता है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग इस चीज़ के अंदर अपने ऊपर एक बर्डन नहीं लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हमें समझना चाहिए हर तरह के काम को। आप बेशक उसको प्रॉपर ना करें, लोग ये सोच रहे हैं कि चाहे हम 10 लाख लगाएंगे तो फिर ही शायद ये काम हो पाएगा। नहीं, आप इसको छोटे से स्टार्ट करें, आप क्लाइंट की नीड को समझें। आप जब अपने जहन से ये निकाल देंगे ना कि मैंने पैसा कमाना है और पैसा ही कमाना है, तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज सीखेंगे। लोग ये चीज़ नहीं समझते, लोग समझते हैं नहीं बस हमने 2 लाख लगाया अब हमें 6 लाख आना चाहिए। वो नहीं आता, वो टाइम के साथ आप ये चीज़ें सीखें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि एक पॉइंट पे जाके आप अपने कंट्री के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकें जहाँ पे लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग देखें अपना कंट्री को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो रही हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर खुद इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझें, बाय टाइम डेवलप करें, ताकि एक टाइम पे जाके हम भी उस चाइना की तरह एक पॉइंट पे खड़े हों। तो इसका ये एक छोटा सा है मकसद। अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे पूरा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा, जो जब आपने स्टार्ट किया था सिर्फ 10,000 से जी, तो एग्जैक्टली बताइएगा कि आपने क्या किया था, इतने पैसों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया, मार्केटिंग कैसे की, किस जगह से कौन सी चीज़ किस तरह की बाई की, और कैसे के लोग कहाँ से लिए जिनको बेची, ताकि हमारा मकसद ये है कि लोग ऐसे एग्जाम्पल से सीखें उनको क्या करना चाहिए। उनको ये लॉक्ड जो ज़हन है इसको ओपन करना चाहिए कि थोड़े पैसों से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं।
क्या किया था आपने? बिल्कुल पहले इसमें बहुत ज़्यादा रोल मेरी फैमिली का प्ले है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और मैंने कर लिया। सबसे पहले तो आप कहीं पे कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो अपनी फैमिली से मशवरा ज़रूर करें सबसे पहले नंबर पे, जो लोग नहीं करते, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं बस हमने सोच लिया अब तो हम बस पहुंच जाएंगे, तो नहीं, आप बिल्कुल चांद पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। आप बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ आप रह रहे हैं, आप अपने आसपास फैमिली से ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करें। तो सेम एज मेरे लिए भी ये इंपॉर्टेंट था। मैंने अपने भाइयों से डिस्कस किया था, मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया था। मेरे फादर ने मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी थी कि नहीं ये काम इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बल्कि 90% मेरी फैमिली का रोल है, मेरे भाइयों का रोल है, ठीक है। एक तो फर्स्ट नंबर पे ये चीज़ होगी कि वहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, ठीक है, खाली पैसे नहीं लगाने होते। उसके बाद ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपको ये वेंडर कहाँ से मिल सकता है। आप यूट्यूब के ऊपर ही सर्च करें वेंडर्स, आप जो भी आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने भी सेम ऐसे किया, यूट्यूब से सर्च किया, मुझे 10-15 वेंडर्स मिले। उसके बाद फिर मैं अपने भाइयों के साथ हम उस वेंडर्स के पास गए, हमने सैम्पल सेलेक्ट किए। सैम्पल्स में हमने सिर्फ 2 सेलेक्ट किए, ठीक है। सैम्पल सेलेक्ट हो गए, हर चीज़ होगी, एंड देन हमने सेम इसी तरीके से, लोग समझते हैं शायद बूस्ट पोस्ट करके जो है वो ये चीज़ कर सकते हैं। तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद बूस्ट पोस्ट करेंगे क्लाइंट आ जाएगा, सेल्स हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। आपको उसकी शूट्स करवाने पड़ते हैं, शूट में लाइटिंग मेंटेन करनी पड़ती है, आपको मॉडल्स अरेंज करनी पड़ती हैं, आपको एक एक चीज़ उसकी कैरी करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपको एडिटिंग में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आपको देखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है। आपने काम बाद में किया था, डेफिनेटली आपने 10,000 रुपये से फोटोग्राफी नहीं करवाई होगी, आपने चीज़ें ली होंगी। अभी फिलहाल ये बताइएगा 10,000 रुपये आपने कैसे खर्च किया था, आगाज़ कैसे किया था? नहीं, मैं ये 10,000 का ही बता रही हूँ। अच्छा, उसी के अंदर फोटोग्राफी भी करवाई थी? जी, ठीक है। क्योंकि 2 सूट मैंने लिए, मैंने स्टॉक नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ 2 सूट लिए सैंपल्स के तौर पे, ये देखने के लिए कि इससे क्या होता है, ठीक है। उसी 10,000 के अंदर मैंने शूट करवाया उन्हीं 2 प्रोडक्ट का, ठीक है। वो शूट करवाने के बाद सो ऑन कंटिन्यू हुआ, उसको मैंने पोस्ट किया। 1 माह गुजर गया, मैंने कहा शायद बूस्ट पोस्ट हो गया, क्लाइंट आएंगे, लेकिन कोई क्लाइंट्स नहीं आए। हाँ, उसके ऊपर आपको फीडबैक ज़रूर मिल रहा था, लेकिन क्लाइंट्स वगैरह नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद इस चीज़ को समझा कि मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, PRs चलते हैं, तो देन हम उसकी तरफ गए कि हमें इसकी मार्केटिंग के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास ऑलरेडी उसकी ट्रस्टेड ऑडियंस हो, जैसे टिकटॉकर वगैरह। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में आपको आपके पेज के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई रिव्यू, फीड, पोस्ट टाइप इस टाइप से चाहिए होता है, जहाँ पे जो है ना क्लाइंट आपके पेज के ऊपर ट्रस्ट कर सके। ट्रस्ट मेंटेन करना इज़ द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आपके पेज के ऊपर ना आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट एक तो इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरा आपका ट्रस्ट मेंटेन हो रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फ्लुएंसर, कोई पब्लिकली जिसको लोग जानते हो उस बारे में बता रहा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने PRs वगैरह की, ये 10,000 के बाद की बात। कितने पैसे खर्च हुए इस पे? PR के ऊपर अराउंड हमारा 40 to 50,000 का बजट स्पेंड और ये इंडिविजुअल PR की बात कर, जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने बातचीत की थी, उनके पास कहाँ पे कितने फॉलोअर्स थे? टिकटॉक पे थे, फेसबुक थी, इंस्टाग्राम थी, कौन सी थी? इंस्टाग्राम पे थे फॉलोअर्स, ठीक है। 800K फॉलोअर्स थे उसके अराउंड उस टाइम पे। अब तो खैर उसकी 2-3-4 मिलियंस के अराउंड हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के। और कितने पैसे आपने पे किए उसे? मैंने 40 to 50,000 मेरा उसके ऊपर बजट स्पेंड एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर। फॉर द वन टाइम स्टोरी इज ओनली फॉर 24। वर्थवाइल था ये? बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये वर्थ इट था। इट्स ऑल अबाउट कि आपने जो इन्फ्लुएंसर या जो पब्लिकली बंदा चूज़ किया है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिलेट कर रहा हो, उसके पास उसी तरह की ऑडियंस हो, और उस ऑडियंस के पास उस चीज़ का नॉलेज हो कि हाँ ये चीज़ इसने मुझे सजेस्ट किया है और मैंने ये बाय करनी है। रिकमेंडेशन होती है ना उनकी, जब कोई इन्फ्लुएंसर लगाता है कोई चीज़ अपने सोशल मीडिया पे, लोग समझते हैं रिकमेंडेशन है, बिल्कुल, तो वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, बाय करते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद 40 to 50,000 स्पेंड हुआ। देन जब हमें ऑर्डर्स जनरेट हुए तो हमें वो स्टॉक मार्केट से नहीं मिल रहा था, ठीक है। हमारे वेंडर्स ने हमें मना कर दिया कि इतनी मकदार में तो हम इसको अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहीं से आगाज़ हुआ मेरी एक नई फील्ड का कि इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट मुझे मिल तो नहीं रहा, अब अगर मैंने इसको खुद बनाना है तो ये मैं कैसे बनाऊंगी, ठीक है। वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज़ का आइडिया हुआ, वहाँ से हमें डिफरेंट तरीके से वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की एक चीज़ को सेपरेट बाय करके उसको बनवाना। प्रोडक्ट कौन सी थी? कपड़े थे? अपैरल था, ठीक है, अपैरल था। और आपने इसको खुद बनाना शुरू कर दिया? बिल्कुल। खुद बनाने के लिए जो इसकी वो सारी सेविंग मशीनरी सारी होती है, खुद आपकी अपनी है या किसी को आप होता है ना, किसी कारखाने को देते हैं मार्केट पे?
उस स्टार्टिंग टाइम पे हम मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन मार्केट के ऊपर डिपेंड आप लॉन्गर रन में नहीं कर सकते, क्योंकि ना अगले बंदे की टाइम रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और आप क्लाइंट की डिमांड को कंप्लीट नहीं कर सकते, फिर आपके क्लाइंट्स भी टूटने लग जाते हैं, ठीक है, और आपको डिफरेंट चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा आ जाता है। तो देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये चीज़ इस तरह नहीं चलेगी। देन हमने फिर अपनी मशीनरी वगैरह, अपना यूनिट, हर चीज़ को उस तरीके से मेनटेन किया। ठीक है। कितनी इसमें मशीन्स हैं? हमारे पास अराउंड 12 to 15 है। जोकी मशीन्स? बिल्कुल। ठीक है। नहीं, जोकी नहीं है, मिक्स है। मिक्स है? हाँ बिल्कुल मिक्स है, क्योंकि हर तरह, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि आपने अगर जोकी मशीन ली है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। लोग समझते हैं कि बस अब हमने मशीन ले ली है, अब हमारे पास पूरा काम हो जाएगा। नहीं, आपको ये चीज़ साथ साथ देखनी पड़ती है कि आपको वो मशीन चलाने के लिए वो बंदा भी अवेल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इस फील्ड के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको चीज़ तो मिल गई, प्रोडक्ट तो आपको मिल गया कि इसके ऊपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन आपके पास उसको यूटिलाइज करने के लिए वो पर्सन अवेल नहीं हो रहा होता। फिर आपको ऑप्शंस में जाना पड़ता है, फिर इसमें डिफरेंट मशीन्स की वैरायटीज़ आ जाती हैं, जिसके ऊपर फिर आप कहते हो कि अच्छा अगर ये पर्सन नहीं भी अवेलेबल तो आप इसके ऊपर भी ये चीज़ यूटिलाइज करवा सकते हो। उसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर जाता है। अच्छा, एक सवाल है इसमें, थोड़ा सा ज़मीनी सवाल, कि जब एक आप डिज़ाइन बनाती हैं किसी खातून के कपड़ों का डिज़ाइन, उसके कितने कलर कम्बिनेशंस और कितने साइजेस बनते हैं एक डिज़ाइन के? 4 साइजेस हमारे पास होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है ना। और कलर कम्बिनेशंस की बात करें तो वो हमारे पास ओपन चैलेंज होता है कि आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके हमें बता दें, ठीक है। लाइक हम कहते ही नहीं है कि हमारे पास ये है और आप हमारे मुताबिक खरीदो। नहीं, वेबसाइट पे जो लगाते होंगे कौन कौन से कलर्स हैं जो मेनली लगाते होंगे? उसमें वेबसाइट के ऊपर तो आपके पास बिल्कुल ना ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास रेड है, ब्लैक है, या मैक्सिमम 2-3 कलर्स होते हैं, उसमें हम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देते। उसकी एक बड़ी रीज़न है कि जब क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं ना, जिसमें वो आपसे एफिलिएट नहीं हो पा रहा होता, लेकिन उसके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, फिर वो चूज़ नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो आपने कभी भी उस सिनेरियो में 10-20 ऑप्शंस नहीं देने, बल्कि 3 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं देने जब क्लाइंट आपके साथ रिलेट ना कर रहा हो। आपने हमेशा क्लाइंट को 20 ऑप्शन तक देने हैं जब क्लाइंट आपके साथ एफिलिएट हो, क्लाइंट आपके साथ रिलेट कर रहा हो, क्लाइंट आपसे बात कर रहा हो, फिर आप उसको ऑप्शंस दें ताकि वो उसमें से सिलेक्ट करे। मैं मार्केट में बिल्कुल नया हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है, फ़र्ज़ किया, और मैं अगर शुरू करूँ, कितनी डिज़ाइन बनाऊँ और कितने उनकी वेरिएशंस हों, लाइक साइजेस और कलर्स की वेरिएशंस, जिनसे मैं आगाज़ कर सकूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मेरा स्टॉक होगा ये होगा, इसके बाद मार्केटिंग या बाकी सारी जो सिस्टम है इसका वो बनाऊँगा। कितने डिज़ाइन होने चाहिए? डिज़ाइन आपके पास मैक्सिमम 4 to 5 डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। इनमें से मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। अच्छा, अगर इससे ऊपर जाएंगे क्या नुकसान पहुँचेगा? नुकसान ये है कि क्लाइंट के पास जब स्टार्टिंग में वैरायटी ज़्यादा आ जाती है ना, तो आपका मार्केटिंग के ऊपर से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप दोनों चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते, और जब आप ये 2 चीज़ें कैरी करते हो ना, तो करते टाइम शुरू में कम डिज़ाइन करें, बिल्कुल, ठीक है। प्रैक्टिकली करते वक्त आपको पता चलता है कि इस 2 के अलावा 10 चीज़ें और हैं जो आपने देखनी है। आपने इसकी पैकेजिंग देखनी है, आपने इसकी डिस्पैचिंग टाइम देखनी है, फिर ऊपर से ना इसमें आपको एक ये चीज़ क्लाइंट की तरफ से सुनने में मिलती है कि अगर आप स्टिच के अंदर जा रहे हो ना, तो आपको साइज़ कस्टमाइजेशन बेशक 10 में से 2 लोगों की, लेकिन करनी पड़ती है आज के दौर में। अब आगे, पहले ये चीज़ मार्केट में इन नहीं थी, पहले लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं होते थे, पहले लोग या ब्रांड्स ये ऑप्शंस नहीं देते थे। अब बहुत सारे क्योंकि न्यू लोग आ गए हैं पाकिस्तान में, ये चीज़ डेवलप्ड हो चुकी है, तो लोगों को इस चीज़ का आइडिया है। तो अब ये समझ लें कि ये पार्ट बन चुका है कि आप क्लाइंट को उसकी साइट की बात को फुलफिल करो, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास 4 to 5 डिज़ाइन होने चाहिए, ठीक है। उसमें ज़्यादातर आपके पास स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल होना चाहिए, और हर साइज के पीछे, हर आर्टिकल के पीछे 10 to 20 का स्टॉक मिनिमम, ठीक है, होना चाहिए। वो सेम जो आर्टिकल है उसके वेरिएशंस मिला के, फॉर एग्जांपल अगर एक डिज़ाइन है और उसके 4 साइजेस हैं, दैट मीन्स कि 4 पीस कम से कम वो आगे उसकी 4 से 5 कलर की वेरिएशन, दैट मीन्स कि एक आर्टिकल के 20 पीस से मुराद है एक आइटम, बिल्कुल। और ऐसी आइटम जो आपको 20-25 अपने पास रहने चाहिए स्टॉक में, बिल्कुल, जो स्टॉक में है आपके, ठीक है, ठीक हो गया। इसमें ज़्यादा इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो स्टार्टिंग में ना पर्सन क्या करता है, वो पर्सन ये करता है कि उसको उस चीज़ का जोश होता है, वो सारा का सारा स्टॉक स्टिच करवा लेता है। हमेशा आपने ना 5 आर्टिकल का स्टॉक अनस्टिच में रखना है, ठीक है ना। 15 को आपने स्टिच करा लेना है। इन केस अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है
ठीक है, तो आप उसको उस कस्टमाइज साइज के अंदर ऑफर कर सकते हो। सही सही सही। और अगर आपका स्टॉक बच जाता है तो आप उसको किसी और आर्टिकल में यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि स्टिच की ऑप्शन तो आपके पास रहती ही रहती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेंडर भी, जहाँ से आप ये चीज़ें करवा रहे होते हो, क्योंकि मिनिमम एमओक्यू आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट के अंदर मिनिमम क्वांटिटी 500, 100 और 1000 से स्टार्ट होती है। आपको एक जो खवातीन का एवरेज सूट है ये कितना कॉस्ट करता है? इट्स ऑल अबाउट वैरायटी और क्वालिटी। एवरेज एवरेज हमारे पास जो एक एवरेज बात करें तो हमारे पास 6000 भी एक आर्टिकल कॉस्ट कर रहा होता है। नहीं नहीं, देखिए ना, अगर कोई आर्टिकल 6000 कॉस्ट करता है, कुछ 2000 कॉस्ट करता है, तो इसकी एवरेज बनेगी शायद 4000। हाँ जी, तो एवरेज क्या है आपकी ओवरऑल? एवरेज हमारे पास 2500, 3000, 3500 में 25 to 35 में फॉल करती है जो आपकी कॉस्ट है। बिल्कुल। ठीक है, और कितने में सेल करते हैं इसे एवरेज? देखिए आप इसके ऊपर 40-30% भी रख सकते हैं। हमारे एक क्लाइंट थे, तो उनकी जो चीज़ें थी मोस्टली कॉस्ट करती थी 2000 से 2500 तक। जब उनको सेल करते थे तो 4000 से 5000 के पास सेल करते थे, और ये एक ब्रांड था, उसको बेटर ब्रांड में बना रहे थे। इसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारी मैचिंग जो वैरायटी थी पड़ी हुई थी। मेरे एक और दोस्त थे, उनके भाई के स्टॉक में वो यही सारा माल सेल कर रहे थे तकरीबन 7000 से 9000 के दरमियान में। दैट मीन्स कि आपको कॉस्ट जो मर्जी करे, आपकी मार्केटिंग एफर्ट और आपकी जो टारगेट ऑडियंस कौन सी आपने चुनी है वहाँ पे मार्जिन होगा। डिपेंड करती है। अब देखिए, अगर आपने ऑडियंस वो चुनी जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जिनके पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं है, गरीब तबका है, वो उनका दिल भी चाहेगा भी, आप उनको चाहे 10,000 वाली चीज़ देंगे, वो चाहेंगे 2000 में लेना। लेकिन अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपने बना ली वो वाली ज़रा अमीर लोग, तो शायद वो सस्ती चीज़ बाय ना करें। बिल्कुल, उनको शायद सस्ती चीज़ चाहे हाई क्वालिटी हो, वो देखेंगे कहेंगे ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्राइस से भी जज करते हैं ना वो क्वालिटी कैसी है। अच्छा, अगर स्टॉक इतना बना लें और इतने पैसों से स्टार्ट कर लें, इसके बाद मार्केटिंग का कौन सा मेथड जो कहेंगे कि मैं रिकमेंड करूंगी सबसे पहले ये इस्तेमाल करें? सिर्फ एक। देखिए आने वाले टाइम के अकॉर्डिंगली बात करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके ही किसी पॉइंट में इन और आउट हों, ठीक है। अब जो चीज़ है, हम लोग पहले इन्फ्लुएंसर्स पे हर चीज़ पे डिपेंड करते थे, जो कि मैंने भी किया। अगर तो एक ये रियल एक मैं एडवाइस अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ठीक है। हाँ, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन देखें अगर एक इन्फ्लुएंसर आपसे चार्ज कर रहा है ना, वो आपसे मुड़ के नहीं पूछेगा हाँ जी क्या बना, ठीक है। अगर एक पर्सन आपसे चार्ज कर रहा है ना, फेसबुक भी आपसे चार्ज कर रहा है ना, तो वो आपसे अपनी सर्विस चार्ज कर रहा है और आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। क्लाइंट आपको नहीं जानता, ठीक है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो रही, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर तो आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है और आप चाहते हो कि 20 साल बाद ही सही, लेकिन आपने जो चीज़ स्टार्ट किया ना वो किसी पॉइंट पे रिलाय कर रही हो, तो दैट्स वेरी क्लियर कि आपको खुद उस चीज़ के बारे में मार्केट के अंदर बताना पड़ेगा। सिंपल शॉर्ट वीडियोस बना के इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट अबाउट प्रोडक्ट, एंड देन इसका जो बेनिफिट्स हैं जो भी ऑडियंस खरीदेगी उसके बाद। क्योंकि अब जो हमारी ऑडियंस है ना, उसको सुनना है कि ये बंदा ये कर रहा है और उसके प्रोडक्ट से हमें ये बेनिफिट है। अब लोगों को पास नॉलेज आ चुका है, ठीक है। रिकमेंडेशंस अच्छी बात है, पीआरस भी करनी चाहिए, लेकिन पीआरस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बंदे के थ्रू पीआर करवा रहे हैं, आप उससे मिनिमम 2 to 3 मंथ्स का टारगेट अचीव की बात करें। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप एक बंदे को पे कर रहे हैं, आप एक बंदे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी ऑडियंस एक दिन में आपकी ताबिया नहीं कर सकती, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कम से कम, कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, जब तक सामन टाइम एक चीज़ ना सुन लेना वो अपने माइंड में सेटल नहीं करती, ठीक है। तो आप मैक्सिमम एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू 6 मंथ्स के प्रोसीजर के अंदर 7 टाइम्स उसको वीकली डिसाइड कर लें या 15 डेज के प्रोसीजर के ऊपर डिसाइड कर लें, लेकिन आप उसे ये चीज़ सेटल डाउन ज़रूर करें एक इन्फ्लुएंसर के साथ एटलीस्ट, कि उसकी ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट को समझती रहे, आपको रिव्यूज़ आते रहे और आपका पेज सो ऑन आता जाए, और वैसे फ्रंट ऑन पे आप खुद उस चीज़ को लेके चलते रहें। कुछ ऐसा हुआ कि आपने किसी इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में पीआर पैकेजेस भेजे हों, उसने आपसे पैसे ना लिए हों और आपके मतलब का रिव्यू दिया हो? ऐसा बिल्कुल हुआ है, मैंने फ्री में भेजे हैं।
और ऐसा भी हुआ है कि उनकी तरफ से कोई रिव्यू और रिस्पॉन्ड उस फ्री के बाद नहीं आया और पैसे गए। और पैसे भी गए ठीक और है। प्रोडक्ट भी गए, ऐसा भी होता है। ठीक ठीक है, तो ये आप अपने जहन से ना हर इंसान को ये चीज़ निकाल देना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ ना अब ऐसा हो जाएगा। जब तक एक चीज़ हो नहीं जाती ना, आप उसके ऊपर डिपेंड और रिलाय नहीं कर सकते। अशना, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, और अब सिर्फ ये बताइए, अगर आप 4 साल पीछे जाएं, आपके पास पैसे भी वैसे ही कम हो, इल्म भी कम हो, बल्कि इल्म आपके पास ये करंटली जो है ये हो, आप कितने पैसों से क्या करती, दोबारा कारोबार कैसे स्टार्ट करेंगी? मैं कैसे स्टार्ट करूँगी? पहली बार इंसान गलती करते हैं ना, अब आप मैच्योर हो चुकी हैं, अब अगर आपको स्टार्ट करना पड़े तो कितने पैसों से आगाज करना चाहेंगी और कैसे आगाज करेंगी? मुझे अगर दोबारा स्टार्ट करना पड़े तो मैं 10 की बजाय 5 लगाना पसंद करूँगी। 5,000? जी। ठीक है। ठीक किस है। जगह पे? प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। प्रोडक्ट के दो अंदर 2 सूट, 2 नहीं, सैंपल्स? मैं 3 शायद बना लूँ। ठीक है। लेकिन उसको मैं इन एक्चुअल बाय करने की बजाय पहले उसकी रिसर्च करूँगी। ठीक है, पहले मैं उसके डिफरेंट डिज़ाइंस निकालूंगी, पहले मैं उसके ऊपर, उसके इलिस्ट्रेटर के ऊपर उसकी वर्किंग करूँगी। ठीक है। प्रोडक्ट को समझूंगी, उसके बाद कम पैसों से उस प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर पैसे लगाऊंगी, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाऊंगी। जब आप प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है, हार्ड फॉर्म में एक चीज़ आपके पास आ गई। अब वो चीज़ के ऊपर जब तक आप मजीद इन नहीं ना करोगे, आपको आउट नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड के ऊपर इन करो ताकि आपको आउट मिले। ठीक है, लोग प्रोडक्ट के ऊपर इन कर देते हैं, फिर उनके पास जो वेज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उस चीज़ की नॉलेज नहीं ले पाते, वो उस चीज़ में आगे नहीं जा पाते। चलिए जी, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब वापस आ गई हैं इसी टाइम में, आपके पास जो माहाना सारा रेवेन्यू जमा होता है, ये कैसे बांट के किन किन ऑपरेशंस पे खर्च करती हैं? हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ की थी, बल्कि अभी भी हमारा माइंड है इस चीज़ को करने का। जो हमारा बेसिक इनिशिएटिव था वो ये था कि उस टाइम पे कोविड भी एंड हो रहा था। ठीक है, तो 2020 की जहाँ तक बात है कंटिन्यू था अराउंड। तो हमारा ये था कि उस टाइम पे मैंने देखा कि मैं भी एक आम इंसान हूँ। ठीक है, सब आम इंसान होते हैं, और इंसान अपने आसपास माहौल से जब कुछ देखता है और उसको वाकई देखता है ना, अपनी असली आंखों से देखता है। एक होता है सिर्फ देखना और एक होता है हकीकत देखना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जब वो हकीकत देखता है ना, तो ये देखता है कि अब उसके आसपास ना एक अफरा तफरी सी है, उसको नहीं पता चल रहा कि ये यहाँ पे ये चीज़ें, तो उसको हर बंदा बुरा लग रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा सबसे चाहिए, लेकिन वो खुद फ़ायदा नहीं देना चाहता। ठीक है, वो खुद फ़ायदा नहीं देना चाहता, लेकिन उसको फ़ायदा सबसे चाहिए। तो उस पॉइंट पे मैं भी इस पॉइंट से थी कि मुझे फ़ायदा किसी से नहीं चाहिए, क्यों ना मैं खुद एक रोल प्ले करूँ इस चीज़ के अंदर। तो इसका बेसिक इनिशिएटिव ये था कि हम एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करें जहाँ से जो रेवेन्यू आए, हम डिफरेंट बिजनेसेस को क्रिएट करवाएं पाकिस्तान के अंदर, जो कि उस टाइम पे एक नीड थी, आज भी नीड है, और हमने ऐसा किया भी था। किसी और के लिए या अपने लिए? किसी और के लिए, लोगों के फॉर लिए। एग्जाम्पल? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया था कि हमने डिफरेंट फूड स्टॉल्स अरेंज किए थे और लोगों को दिए थे, ताकि हमारे पास वहाँ से एक, देखें, फूड, एक तो खाना और एक पहनना एक अहम रोल है आपकी लाइफ के अंदर। फूड भी आपके पास मार्केट में अच्छा अवेल नहीं होता। हमने लोगों को डिफरेंट फूड पॉइंट्स दिए थे कि ताकि वो अपनी लाइफ को भी सर्वाइवल फेज में ला सकें। ठीक है, और हम एक अच्छी, एक जो हमारे पास इनकम जनरेट हो रही है उसमें अल्लाह ताला हमें और बरकत वगैरह दे, ताकि हम लोग और मज़ीद लोगों के लिए बेहतर चीज़ कर सकें, और ये इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता जाए। लेकिन सम हाउ वो आपको पता है कि एक चीज़ स्टार्ट होती है तो वो पाकिस्तान में सीधा सीधा नहीं हो सकती, तो वो चीज़ मिस आउट होगी। वो मिस आउट ऐसे होगी कि वो चीज़ कंटिन्यू थी। अच्छा, मेरा जो सवाल था ना, वो सवाल था आपके बिजनेस के अंदर का कहाँ पैसा इन्वेस्ट करती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एवरेज 12 लाख पर मंथ सेल्स हैं आपकी, तो ये कहाँ पे खर्च होता है? फॉर एग्जांपल, कुछ तो स्टॉक पे खर्च होगा हर माह, बाकी इसकी कौन कौन सी ऑपरेशंस है जहाँ पे खर्च करती हैं? स्टॉक पे, मार्केटिंग पे इम्पॉर्टेंट है खर्च करना। अगर आपके पास 1 लाख बच रहा है ना, तो आप उसमें से 90,000 दोबारा मार्केटिंग पे लगा दो। कितना पैसा इसमें से खुद खाती हैं? वैसे तो कहते हैं 20 to 30% आपको खुद पे लगाना चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इसको 100% पे रोलिंग में ही रखा है। मेरे पास उससे पैसा खर्च नहीं करती, उससे री इन्वेस्ट करती हैं? बिल्कुल री इन्वेस्ट करती हैं, स्टॉक बढ़ाती हैं अपना? बिल्कुल, स्टॉक मंगवाते हैं, उसको री इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर हमारा मेंटेन है। माहाना कितना पैसे मार्केटिंग में खर्च करती हैं? हमारा अराउंड एवरेज एक बताएं तो इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन, के मार्केट की सिचुएशन क्या जा रही है। अब कोई मेरी बात सुने, मैं कहूँ मैं 6 लाख लगाती हूँ, अगला भी कहे हाँ 6 लाख लगा के 30 लाख कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता।
एवरेज अगर एक बात की जाए 2 भी लग जाता है, 3 भी लग जाता है। इट्स ऑल अबाउट मार्केट सिचुएशन। अभी ईद थी, मार्केट एक्टिव थी, आपको लगाना चाहिए था। 10 लाख भी लगाओ तो थोड़ा है, ठीक है। अब जिस तरह अब ये डेज चल रहे हैं, मुहर्रम चल रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, आपका बीच में टाइम सिनेरियो जाते हैं, आपको मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होना सकता है, क्योंकि सिम सर्विस भी हमारी एक्टिव नहीं होती, तो आपका वो फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो कभी एवरेज 3 भी लग जाता है, कभी एवरेज 6 भी लग जाता है। अच्छा, मार्केटिंग में कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें हम कहते हैं एनालिटिक्स। मार्केटिंग में जो आपके कस्टमर्स आ रहे थे, जो लीड्स आ रही थी, ये कहाँ कहाँ से आ रही थी, ये डेमोग्राफिकल डाटा नोट करती हैं इनका कि किस तरह के किस एज ग्रुप के लोग हैं और किन किन शहरों से हैं मोस्टली, ताकि वहाँ पे फोकस्ड कैंपेन की जाए, ये नोट करती हैं। बिल्कुल। देखिए, लीड्स आपकी मेन आती हैं, एक तो इन्फ्लेशन मार्केटिंग होती है, दूसरा आपका फेसबुक पेज पे लैंड करते होंगे लोग। जब पेड मार्केटिंग करते हैं तो उसका लीड फॉर्म बनाती हैं? नहीं, हम डायरेक्ट उसको लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पे वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट हमारी टीम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अपनी क्वेरी पूछते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, एंड देन वो आगे से सॉन हो जाती है चीज़। अच्छा, यानी दैट मीन्स कि लीड्स फेसबुक के लीड वाले सिस्टम से बिल्ड नहीं होती, हाँ जो जी, कि लीड वाले डेमोग्राफिकल फॉर्म से एफिलिएट नहीं होती, ठीक है। हमारी टीम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में व्हाट्सएप वगैरह पे आती होंगी ऐसे? बिल्कुल, व्हाट्सएप पे भी और या इंस्टाग्राम पे मैसेंजर? भी हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मैसेंजर पे नहीं किया हुआ। ये टीम के लोग जो वहाँ वो रिस्पॉन्ड करते हैं, सपोर्ट टीम, कितने लोग हैं इसमें? हमारे 8 भी हैं, 6 भी हैं। फिर वही बात आ गई कि मार्केट सिचुएशन आपके लिए नहीं, ये तो आपके एम्प्लॉयज होते हैं ना, देखिए एम्प्लॉयज तो आपके चलते रहने हैं, ये आपकी मार्केट नरम आए या कुछ भी आए तो आपने तो रिस्पॉन्ड कर रही है। हाँ जी, जो रिस्पॉन्ड करते हैं 6% हैं, ठीक है। और इनकी ड्यूटीज कैसे आपने बांटी हुई हैं? एक पर्सन है जिसने एक मैसेज को कॉपी पेस्ट हमने बनाया हुआ है, ठीक क्योंकि है। हमने एक प्रोडक्ट की कैंपेन चलाई, उसी के ऊपर शुरू रिस्पॉन्ड आ जो रहा है। पहले जो ठीक है? क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो आप सेम उनको रिप्लाई करती हैं? पहले क्वेश्चन नहीं आते, जितने क्वेश्चन आते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि अच्छा, ये अच्छा। पाकिस्तान है। लोगों सही, ने सही, सबसे सही। पहला सवाल पूछना है प्राइस, उसके बाद पूछना है ये हो जाएगा, बस, और क्या ये सीओडी के ऊपर है, इसके बाद चौथा कोई सवाल। यानी इनके जो मोस्टली जो एफएक्यूज हैं, इनके आंसर्स वहाँ मौजूद हैं और वो आपने दे दिए? बिल्कुल, ठीक है। तो एक पर्सन होता है, उसने एक हमने मैसेज बनाया होता है जिस प्रोडक्ट की कैंपेन चल रही होती है, उसने सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके उन क्वेरीज को वो मैसेज सेंड करना होता है। देन हमारे दूसरे स्टेप की तरफ आए तो उसमें एक लेडी पर्सन है जो कि उनके उस मैसेज के रिप्लाई में जो रिस्पॉन्ड आता है, देन हम वॉइस मैसेजेस के ऊपर उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ताकि क्लाइंट को समझाने में एक बात आसान हो और उसकी डिमांड को समझने में कि वो क्या डिमांड कर रहा है, वो हमारे लिए भी थोड़ा सा फिजिबल हो जाता है, और उसको समझाना कि हाँ हम ये चीज़। अच्छा, अब बाकी चीज़ें जो आप सेल करती हैं, लाइक इसमें लेडीज़ हैंडबैग हैं, इसमें और भी चीज़ें ऐसी होंगी जो ख़वातीन से मुतल्लिक़ हैं, ये चीज़ें आप कहाँ से मैनेज करती हैं कि खुद बनाती हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक क्लाइंट ने हमें एक चीज़ रिकमेंड की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर तो हमें मार्केट से वो चीज़ अवेल हो जाती है। अब वो मार्केट सिर्फ शालमी नहीं है, लोगों का ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि सिर्फ शालमी से ही मिलेगा। नहीं, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपके पास हर प्लेटफॉर्म की एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। शालमी के अलावा बहुत सी जगह हैं, बहुत से यूनिट्स हैं, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको वो चीज़ मिल सकती है। इवन रेप्लिकेट भी मिल सकती है, ओरिजिनल भी मिल सकती है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आते हैं कि ख्वाह अगर तो हमें वो चीज़ मार्केट से मिल जाती है तो हम उसको उस तरीके से प्रोसीड कर देते हैं, अदरवाइज फिर हम उसको मैन्युफैक्चर भी कर लेते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सही। अच्छा, अगर लोगों ने स्टार्ट करना काम, तो वो फेसबुक पेज से स्टार्ट करें या अपनी साइट भी बना लें? साइट बनाने का कितना फ़ायदा पहुँचता है इस पर? साइट का अब फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस और जो हमारी अब की यूथ है ना, वो इस चीज़ से एफिलिएट हो चुकी हुई है, उनको नॉलेज आ गया हुआ है। पहले लोग साइट से बाय करने का? जी, साइट से बाय करने का इवन लोग अब पेमेंट करके भी बाय कर लेते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं था, लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, लोग डरते थे। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों का रोल नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे सेलर्स भी हैं जो चीज़ दिखाते कुछ हैं, भेज कुछ देते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस होते हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करो तो आप साइट्स के ऊपर भी एक अच्छी मेंटेनेंस ला सकते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन जो मुझे जहन से मिस हो गया था वो ये था, जब आप सीओडी पे काम करती हैं तो उसमें जो ऑर्डर्स आते हैं, कई बार ऐसा भी तो होता है कि वो लोग ऑर्डर को रिसीव नहीं करते बाद में और आपको शिपिंग चार्जेस पड़ जाते हैं, ऐसा कितनी % लोग करते हैं?
हमारे केस में हमारी जो रिटर्न रेशियो है वो 3.5% है। 3 to 5%, 0.5%, 3.5%, ठीक है, बहुत ठीक है ये। और उसमें हमारी टीम का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है, और लाइक हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। हमारी जो रिटर्न्स हैं वो ना होने के बराबर हैं एक तरह से। यानी जब जब पहली इंक्वायरी आती है उसके बाद ऑर्डर जब मेच्योर होता है तो दोबारा कंफर्म भी करते हैं कॉल पे? नहीं, अच्छा, हम उसको दोबारा कंफर्म भी नहीं करते। ये पाकिस्तान के अंदर है कि कैसे पॉसिबल हो गया? बिल्कुल। तो कुछ हमारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं। यहाँ पे तो कई लोग शुगल पे बैठे नेट से ऑर्डर करते हैं, चलो हमने कौन से पैसे दिए हैं बाद में देखी देखी जाएगी, जाएगी। चाहे किसी का नुकसान हो जाए। हम्म, तो हमारी जो रिटर्न रेशियो है वो 3.5 है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि 3.5 भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। उसमें भी बात का ये होता है कि क्लाइंट के पास चीज़ पहुँचती है कुरियर कंपनी की तरफ से, अगर वो पैकेज फटा हो या टूटा हो फिर क्लाइंट उसको रिफ्यूज करता है। अदरवाइज जो हमारी जो रिटर्न रेशियो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। हमारा ऑर्डर इतना मैच्योर होता है, हमने चीज़ों को इस तरीके से सस्टेन किया हुआ है कि ऑर्डर डिलीवर्ड होता है और क्लाइंट उसको रिसीव करता है। वही बात कि हम क्लाइंट की उस तरीके से डिमांड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं कि क्लाइंट को अपने ऑर्डर का बहुत बेसब्री से वेट होता है। अच्छा, किसी और ने भी साइट बनवानी हो तो वो चाहेंगे सुनना कि आपने कहाँ से बनवाई थी या वो कहाँ से बनवाए, कौन सी जगह बेटर है जहाँ से अपनी ज़ाती साइट शॉपिंग वाली बनवा सकें, आप कहाँ से रिकमेंड करेंगी? देखिए, अब तो वैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कर बनवा सकते हैं। लेकिन अगर एक ट्रस्टेड वगैरह एक पर्सन की बात करें, एक अच्छी टीम की बात करें जो साथ साथ आपको गाइड वगैरह करती है, तो वेबजीरो नाम से एक webzero.com, जी, webzero.com के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, और उनकी टीम बड़े अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करती है। साथ साथ प्रैक्टिकली आपको पहले एक ओवरव्यू देती है, ठीक है। ओवरव्यू देने के बाद फिर वो आपसे डिस्कशन करते हैं, देन सो ऑन आपकी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। बाकी तरह नहीं कि जी बस वेबसाइट बनानी है, ओके बन जाएगी, और बाद में आपको पता चल रहा होता है कि आपका तो वेबसाइट के साथ साथ बहुत सारा सामान रह गया है, ठीक है। तो ये टीम बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करती है, उस चीज़ को कंटिन्यूटी लेके भी चलती है, और पहले आपको अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन देती है, आपकी चीज़ों को सुनती है, ठीक है। तो खाली वेबसाइट नहीं होती, वेबसाइट के साथ सेटिस्फेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप webzero.com से मैंने बनवाई थी, तो मैं तो इसी को प्रेफर करूँगी। अच्छा, शायद आप नहीं जानती, मैं वैसे वहाँ पे बैठता नहीं हूँ, मैं webzero.com का को फाउंडर भी हूँ 50% का, ठीक है ना। तो बड़ी खुशी हुई कि आपने इसको रिकमेंड किया, बहुत शुक्रिया आपका अर्चना। और मुझे उम्मीद है कि दोस्त सारे जो यहाँ पे देख रहे थे ये इससे मोटिवेशन लेंगे। जो जहन में बैरियर्स हैं कि हम पैसे कम हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, हम क्या करें, ये बैरियर्स को तोड़ेंगे, कुछ नया करेंगे, सेल्समैनशिप सीखेंगे, मार्केटिंग सीखेंगे। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ये $5 अरब तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की ये स्टैट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में जो कस्टमर्स हैं ये अब ऑनलाइन पे ट्रस्ट भी करते हैं, बाय करने का रुझान बढ़ रहा है। इसी दौरान में अगर आप यहाँ पे ऐसा बिजनेस लॉन्च करें जहाँ पे कुछ भी सेल करें जो आपको लगे कि मार्केट में इसकी डिमांड है, मैं इसको सेल करूँगा, ये प्रॉफिटेबल है, तो लाजमी शुरू कीजिएगा। अगर आपसे कुछ पैसों की गलती नुकसान भी हो जाए तो ये सीखने की प्राइस थी, इस नुकसान के खदशे से रुकना नहीं चाहिए। अगर आप चलते रहेंगे तो ये नुकसानात अगर खुदा न खास्ता हों भी ये रिकवर जल्दी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आएंगे नए पॉडकास्ट में, नए एपिसोड में, नए गेस्ट के साथ, नया एक्सपीरियंस। मुझे उम्मीद है आप दोस्त पसंद करेंगे। आप पहले पसंद करते हैं या कमेंट्स में बताइएगा मैंने क्या सवाल ऐसा करना चाहिए था जो मैंने मिस किया। मैं इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट से जो रेलिवेंट होगा इंशाल्लाह उससे सवाल ये लाजमी करूँगा ताकि आप दोस्तों के लिए ये सारे सवालात के जवाब भी लाजमी मिलें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।